डॉक्टर विशाखा राजूरकर भारतीय ज्ञान परंपरा, नाट्यशास्त्र, समकालीन रंगमंच और संचार अध्ययन के अंतर संबंधों पर कार्य करने वाली एक प्रतिष्ठित विदुषी, रंगकर्मी, लेखिका एवं सांस्कृतिक संचारक है। वर्तमान में वे भोपाल के दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो भारत सहित नेपाल और थाईलैंड के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने नाट्यशास्त्र, रस सिद्धांत, एशियाई रंगमंच और भारतीय सौंदर्य चिंतन पर अपने विचार अनेक अकादमिक आयोजन में प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद सर। नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम। नाट्यशास्त्र की रचना जो है वो आचार्य भरत मुनि ने की और नाट्यशास्त्र एक ऐसे सबसे पुराने टेक्स्ट के तौर पर हमारे सामने आता है जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मीडियम की हर उस एक बारीक बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, जिसकी वजह से हमारे भीतर रस की निष्पत्ति भी होती है। और लगभग 36 अध्याय रहे जो कि आचार्य भरत मुनि ने कंपाइल किए, और इनमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसमें चित्रकला भी है, शिल्प भी है, संगीत भी है, नाटक भी है, कहानी भी है, आदि आदि आदि। इससे पहले कि मैं कहानी पर आगे बढ़ूं, मैं इस बात का उल्लेख यहाँ से करना चाहती हूँ कि नाट्यशास्त्र के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, जिसे कि नाट्य वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद भी कहा जाता है और गंधर्व वेद भी कहा जाता है। नाट्य वेद तो क्यों कहते हैं, ये बात बड़ी सहज और सरल है, लेकिन पंचम वेद क्यों कहते हैं इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है, और उस कहानी को बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ ये भी देखें कि हमारी भारतीय परंपरा जो है वो कहानियों पर कितनी ज्यादा आधारित है और कितनी आसानी से वो हमें किसी भी चीज को समझा पाती है। नाट्यशास्त्र की जब रचना हुई तो भरत मुनि से दरअसल पांच कुछ ऋषिगण उनके पास आए और उनसे पूछा कि भाई ये नाट्यवेद क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हम धारण कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी पर एक समय ऐसा आया जबकि पूरी दुनिया में खलबली सी मची थी। लोगों के मन में दुख था, क्रोध था, अहंकार था, और जितने भी नेगेटिव इमोशंस आप सोच सकते हैं वो सब कुछ लोगों के मन में दरअसल आ गया था। इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से लोग एक दूसरे से लड़े झगड़े जा रहे हैं, और एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स पूरी दुनिया में व्याप्त हो गई। तो सब देवतागण जो है वो ब्रह्मा के पास गए और उनसे कहा कि भाई ब्रह्मा जी, इसका कोई सोल्यूशन दीजिए, ये सब क्या चल रहा है पृथ्वी पर, ऐसे तो पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा, लोग गुस्से में, क्रोध में, अहंकार में एक दूसरे को जो है परेशान कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का स्मरण किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और सभी वेदों से एक एक एलिमेंट लेते हुए कहीं से उन्होंने अभिनय लिया, कहीं से उन्होंने पाठ की परंपरा ज्ञान लिया, कहीं से उन्होंने गीत संगीत लिया, और कहीं से उन्होंने रस लिया। और इन चारों को याद करते हुए उन्होंने एक ऐसा वेद की स्थापना की, ऐसे वेद को बनाया जिसमें इन चारों वेदों के गुण तो थे ही, पर चूंकि देवताओं का कहना ये था कि भाई चारों वेदों का जो ज्ञान है वो लोग पढ़ नहीं सकते, एक्सेसिबल भी नहीं है सभी लोगों को, फिर पंचम वेद की स्थापना करते हुए नाट्य वेद की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी उसको मन में स्मरण उसका करते हैं और भरत मुनि को बुलाते हैं। उसके पहले देवताओं से कहते हैं, लीजिए मैंने पंचम वेद बना दिया, अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो देवतागण ये कहते हैं कि हम इसे धारण करने योग्य नहीं है। अब आप ये देखिए, ये भारतीय परंपरा कितना बड़ा ज्ञान भी हमें यहाँ देती है कि देवता स्वयं ये कह रहे हैं कि हम इसे धारण करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रैक्टिस, इतना सारा एफर्ट्स लगेगा जो हमारी क्षमताओं के बाहर है, और ये काम कोई ऋषि ही कर सकता है जो इसको धारण करे, ऋषि या मुनि जो इसे धारण करे और इसे आगे बढ़ाए। तो फिर वहां से भरत मुनि को याद किया जाता है। वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें वो वेद देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जो 100 पुत्र हैं, अब यहाँ जिन 100 पुत्रों का जिक्र भरत मुनि के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि ऑब्वियसली दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये 100 पुत्र दरअसल उनके 100 शिष्यों की तरह है, क्योंकि हम भी मानते हैं कि हम अपने पिता का और अपने गुरु का ऋण कभी उतार नहीं सकते। तो पुत्र और शिष्य को बिल्कुल एक ही तरह से परंपरा मानती चली है। तो 100 शिष्यों के साथ वो इस परंपरा को, नाट्यशास्त्र की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, और फिर कहानी में और भी बातें आती हैं कि फिर कुछ
शिव जी के सामने उसकी प्रेजेंटेशन होती है, इंद्र का जो है जर्जर महोत्सव होता है, फिर उसके बाद कैसे एडिशंस होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अंडरलाइन करने वाली बात यहाँ पर ये है इस कहानी में कि जब पूरी पृथ्वी पर ऐसी स्थिति बन गई जहां लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव कम हो गया था, ऐसे समय में ज्ञान देने के लिए एक ऐसे माध्यम का इजाद करना जरूरी था जो कि न सिर्फ ज्ञान देता है बल्कि लोगों का मनोविनोद भी करता है। अब यहाँ जो मनोविनोद है, दरअसल उसको रिक्रिएशन जैसा ट्रांसलेशन हमको बहुत सारे टेक्स्ट में मिलता है, जिसको आगे जाकर की पॉपुलर कल्चर में हमने एंटरटेनमेंट का नाम दे दिया है, जिसे आज हम एंटरटेनमेंट समझते हैं। क्योंकि मीडिया था, उसका काम एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना था, तो एंटरटेनमेंट उसका एक एडिशनल फंक्शन था। लेकिन भारतीय परंपरा में ज्ञान देने के लिए भी आपको मनोविनोद के माध्यम से उस ज्ञान को पहुंचाना है, ये उसकी सबसे बड़ी दरख्वास्त थी, ये उसकी गुजारिश थी। तो यहाँ से एक अगर हम एंशियंट टेक्स्ट को देखते हैं तो इस बात पे पहुंचते हैं कि थिएटर अपनी शुरुआत से ही सिंस इंसेप्शन बिकम्स अ मीडियम विच नॉट ओनली provides मनोविनोद बट also has an important task to give knowledge to people, ताकि उनके भीतर से वो इवोक हो सके कि उन्हें क्या बेहतर करना है।